नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। दिन भर की कौन सी आज तमाम खबरें जो कि सुर्खियों में रहने वाली हैं उनसे आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में संयुक्त कमांडर सम्मेलन का करेंगे शुभारंभ। भविष्य की सैन्य रणनीति, तैयारियों और सुधारों पर होगा मंथन। प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार को देंगे मखाना बोर्ड का उपहार। पूर्णिया को भी मिलेगा एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन। लगभग 36,000 करोड़ रुपए की लागत वाले डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत आज से। वक्फ संशोधन कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट देगा आज अंतरिम फैसला। बिहार एसआईआर पर भी होगी सुनवाई। कतर में हमास पर इजरायली हमले के खिलाफ अरब इस्लामी शिखर सम्मेलन आज। मसौदा प्रस्ताव में हमले की निंदा, तो वहीं इजरायल ने कतर से हमास नेताओं को निष्कासित करने का किया आह्वान। और एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंदा। कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने सशस्त्र बलों को समर्पित की जीत, कहा पहलगाम के पीड़ितों के साथ खड़े। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगे और इसको संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री कल कोलकाता पहुंचे हैं। कोलकाता के विजयदुर्ग में भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय में संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय है सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए परिवर्तन। सम्मेलन में विश्व की वर्तमान राजनीतिक स्थिति की पृष्ठभूमि में तकनीकी प्रगति, सशस्त्र बलों की तीनों शाखाओं के बीच समन्वय, आधुनिकीकरण और अन्य पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। 2 साल में एक बार आयोजित होने वाले संयुक्त कमांडर सम्मेलन, ये सम्मेलन है 17 सितंबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के बाद बिहार का भी दौरा करेंगे। बिहार के पूर्णिया में पीएम मोदी लगभग 36,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वे पूर्णिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करेंगे। कोलकाता के बाद यह पूर्वी भारत और बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन से इस क्षेत्र में यात्री प्रबंधन क्षमता बढ़ेगी। वे बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का भी आज शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के सीमांचल को मजबूत कनेक्टिविटी की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री बिहार दौरे में पूर्णिया हवाई अड्डे के नए सिविल एनक्लेव में अंतरिम टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही पीएम रेल संपर्क में सुधार के लिए परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और कई ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे। एयरपोर्ट टर्मिनल के उद्घाटन के बाद विमानों का परिचालन पूर्णिया एयरपोर्ट से शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री जब एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे तो पूर्णिया एयरपोर्ट पूर्ण रूप से ऑपरेशनल हो जाएगा। सबसे पहले जो फ्लाइट है वो पूर्णिया से कोलकाता के लिए है, फिर अहमदाबाद से पूर्णिया के लिए है। आने वाले दिनों में जैसा कि माना जा रहा है कि पूर्णिया कोलकाता और पूर्णिया अहमदाबाद के अलावा भी दिल्ली और मुंबई जैसे शहर इस नेटवर्क से जुड़ेंगे। पूर्णिया एयरपोर्ट से स्टार एयर की फ्लाइट जहां अहमदाबाद से पूर्णिया और कोलकाता के लिए अपनी सेवाओं की शुरुआत करेगी, वहीं इंडिगो की फ्लाइट पूर्णिया से कोलकाता के लिए रवाना होगी। अहमदाबाद से पूर्णिया जो है वो 4 दिन चलेगी, सोमवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार और रविवार। और ये जो सोमवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार वाली फ्लाइट है, ये अहमदाबाद से पूर्णिया और पूर्णिया से कलकत्ता जाएगी और केवल रविवार को ये कलकत्ता नहीं जाएगी। हमारी पूरी कोशिश है सरकार के साथ मिलके कि हम इस फ्लाइट को डेली कर दें। पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीशाबाड़ी सभा स्थल पहुंचेंगे, जहां से वो सीमांचल समेत बिहार के तमाम हिस्सों के विकास के लिए कई बड़ी सौगातें जनता को देंगे। एयरपोर्ट का वो उद्घाटन करेंगे, यहाँ से हवाई जहाज पर यात्री अहमदाबाद के लिए जाएंगे। मोदी जी वंदे भारत जो देश की सबसे प्रिय और एक्सप्रेस ट्रेन है, उस ट्रेन को देने का काम यहाँ करेंगे। 2.5 लाख महिला उद्यमी के खाते में मोदी जी कल डीबीटी के माध्यम से उनकी राशि वहाँ देने का काम करेंगे। अपने बिहार दौरे में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ करेंगे।
ये बोर्ड उत्पादन और नई प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री पूर्णिया में लगभग 36,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। भागलपुर में पीर 35 में 3x800 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना का शिलान्यास करेंगे। ये बिहार में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा 25,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। बिहार के पूर्णिया से कुमार आलोक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। साल 2014 से शुरू हुआ एक सफर, जब मिला एक ऐसा नेतृत्व जिसने बदलाव का वादा किया और उस वादे को नीति, नियत और परिणामों में बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में पिछले 11 साल में केंद्र सरकार ने देश के विकास के लिए तमाम कदम उठाए हैं। 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए न केवल तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, बल्कि गरीब, महिला, युवा और किसान कल्याण के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। मोदी सरकार के इन्हीं प्रयासों को डीडी न्यूज ने पड़ताल की और सरकार के विभिन्न कदमों और योजनाओं को अलग अलग वर्गों में बांटकर उनका विश्लेषण किया। आज से हम आपके लिए ला रहे हैं एक सीरीज जिसमें हम मोदी सरकार के 11 साल की विभिन्न योजनाओं का लेखा जोखा आपके सामने रखेंगे। तो देखिए हमारी ये खास पेशकश, जन जन के प्रधानमंत्री। जन जन के प्रधानमंत्री में सबसे पहले आज हम यहाँ आपको बताते हैं कैसे गरीबों का कल्याण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे अहम प्राथमिकताओं में से एक है। इसी को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस योजना के जरिए गरीबों को 5 लाख रुपए तक सालाना मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई है। मोदी सरकार की आयुष्मान भारत योजना से समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा मिल रही है। इस योजना से 55 करोड़ से ज्यादा लोग लाभान्वित हो रहे हैं। साथ ही 70 साल से अधिक उम्र के लोग भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठा रहे हैं, जो उनके बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा है। गरीब का कल्याण और गरीबों के हितों को सर्वोच्च स्थान पर रखना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सबसे प्राथमिकता में है। चाहे वो उनके लिए घर हो, बिजली हो, सड़क हो या फिर स्वास्थ्य। गरीब व्यक्ति पैसे के अभाव में इलाज से वंचित न रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इसके तहत 55 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करके देश के हर एक परिवार के 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को योजना में शामिल किया गया। उनके लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड जारी किया जा रहा है। इससे देश के 6 करोड़ से ज्यादा बुजुर्गों को लाभ मिलना शुरू हो चुका है। आयुष्मान भारत योजना के दायरे में ट्रांसजेंडर और गिग वर्कर्स को भी शामिल किया गया है। योजना में आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के 37 लाख परिवारों को भी शामिल किया गया है। पीएमजे के तहत अब तक 41 करोड़ से अधिक लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बन चुका है और 9 करोड़ से ज्यादा अस्पतालों में भर्ती की स्वीकृति दी गई है। अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों में 49% महिलाएं हैं। बीमारी के इलाज में लोगों के पॉकेट से लगने वाला खर्च जहां पहले 62% था, वहीं अब 38% रह गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 68 लाख कैंसर के मरीजों का इलाज किया गया है, जिसमें से 76% ग्रामीण इलाके से हैं। आयुष्मान भारत योजना गरीब और वंचित वर्गों के लिए दुनिया की सबसे क्रांतिकारी स्वास्थ्य सेवा योजना साबित हो रही है। देश में कैंसर के रोगियों का समय पर इलाज होने की संभावना पिछले 6 सालों में 36% बढ़ी है और ये संभव हुआ है आयुष्मान भारत योजना से। इस योजना ने गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाई है। इलाज की चिंता से दूर अब गरीब भी उन अस्पतालों में इलाज कराते हैं जहां वो पहले जाने से कतराते थे। आज इतना वो हो रहा, नहीं तो हम गरीब आदमी कहाँ जाते और कैसा करते, लाखों रुपए हमारे लग जाते। लेकिन मोदी जी की वजह से ही आज मैं थोड़ा ठीक हूँ। मेरे हार्ट की प्रॉब्लम है, मेरे मशीन डलनी है, पेसमेकर। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा इसकी पोर्टेबिलिटी होना है। इसका मतलब है कि अगर किसी राज्य में आपका कार्ड बना है तो आप दूसरे राज्य में भी पैनल वाले अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी की वजह से करीब 12 लाख से ज्यादा लोगों को इलाज का लाभ मिला और करीब 3100 करोड़ से अधिक रुपए सरकार ने खर्च किए। यह योजना पूरी तरह से कैशलेस है। इस स्कीम ने एक्सेस टू हेल्थ केयर बढ़ाई, गरीब को कॉन्फिडेंस दिया कि आपका इलाज हो सकता है, पहुंचिए आगे।
और ये संभव हो गया है। और ये होते होते जेब पे वजन जो है वो नहीं पड़ रहा, तो ये बिल्कुल गरीब कल्याण की स्कीम है। पीएम मोदी का विजन है कि सभी को सस्ता, सुलभ और गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधा उनके घर के पास ही मिले। प्रधानमंत्री की कोशिश है कि गरीब और खासकर महिला और बुजुर्ग को कोई दिक्कत न हो। आयुष्मान भारत योजना न केवल गरीबों को सस्ती सुलभ स्वास्थ्य सेवा दे रही है, बल्कि उनको गरीबी रेखा से उबारने में भी मदद कर रही है। तो देखा आपने किस तरीके से स्वस्थ भारत की जो परिकल्पना है उसको सार्थक करती हुई ये योजना नजर आ रही है। फिलहाल बुलेटिन में हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। DD न्यूज़ पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट आज वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बारे में अपना अंतरिम आदेश सुनाएगा। इनमें एक मुद्दा ये है कि क्या वक्फ घोषित की गई संपत्तियों को अदालतें वक्फ की सूची से हटा सकती हैं या नहीं। इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि क्या कोई संपत्ति उपयोग के आधार पर वक्फ या किसी दस्तावेज के जरिए वक्फ यानी कि वक्फ बाय डीड घोषित की जा सकती है। ये सभी मुद्दे वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान उठे थे। CJI BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने बीती 22 मई को इन तीनों मुद्दों पर दोनों पक्षों की दलीलों को सुना था, जिसके बाद अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया गया था। डिनोटिफिकेशन के मुद्दे के अलावा याचिकाकर्ताओं ने राज्य वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना पर सवाल उठाए हैं। याचिका में कहा गया है कि पदेन सदस्यों को छोड़कर केवल मुस्लिम सदस्यों को ही वक्फ बोर्ड के संचालन का काम करना चाहिए। और वहीं बिहार में हुए गहन वोटर पुनरीक्षण यानी SIR के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले पिछले हफ्ते की सुनवाई में अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि SIR के दौरान आधार कार्ड को भी मतदाताओं की पहचान के लिए 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा था कि आधार नागरिकता का दस्तावेज नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल सिर्फ पहचान के लिए किया जाएगा और नागरिकता प्रमाणित करने के लिए दूसरे दस्तावेज देने होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा खरीद नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सेना के लिए राजस्व खरीद प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित और सरल बनेगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि नई नियमावली से आधुनिक दौर में सशस्त्र बलों की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और तीनों सेनाओं के बीच एकजुटता को बढ़ावा मिलेगा। मंत्रालय का मानना है कि इस सुधारात्मक कदम से भारतीय सेनाओं की जरूरतें तेजी और दक्षता से पूरी होंगी। इसके साथ ही एक और जहां सैन्य बलों के लिए आवश्यक खरीद में तेजी आएगी, वहीं आत्मनिर्भर भारत के विजन को भी बल मिलेगा। भारतीय उद्योग, स्टार्टअप्स और MSME को रक्षा क्षेत्र में नए अवसर प्राप्त होंगे, जिससे नवाचार और घरेलू रक्षा उत्पादन को गति मिलेगी। रक्षा सेवाओं और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत अन्य संगठनों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद DPM द्वारा विनियमित की जाती है। इसे 2009 में आखिरी बार लागू किया गया था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत वर्ष 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महंगाई के नियंत्रण पर बल देते हुए कहा कि 2014 में सत्ता में आने के समय सरकार की प्राथमिकता लागत नियंत्रण पर थी। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक को भारत की राजकोषीय और मौद्रिक नीति की निरंतर निगरानी का दायित्व सौंपा गया था। पीयूष गोयल ने सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता देने के प्रयासों की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगली पीढ़ी के
वस्तु और सेवा कर सुधारों से लोगों को लाभ होगा और इससे कराधान प्रणाली सरल हुई है। पीयूष गोयल ने कहा कि 2017 में जीएसटी की शुरुआत आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा परिवर्तन था। साथ ही उन्होंने कहा कि जीएसटी ने व्यवस्था को भ्रष्टाचार, बिचौलियों और कागजी कार्रवाई से मुक्त बनाने में सहायता की है। और एक महत्वपूर्ण बदलाव जो कि आज से होने जा रहा है, जो यहाँ आपको बता दें, यूपीआई अब बड़े लेन देन के लिए और भी आसान हो गया है। यूपीआई यूजर्स आज से एक दिन में 10 लाख रुपए तक का भुगतान कर सकेंगे। एनपीसीआई ने पर्सन टू मर्चेंट यानी P2M पेमेंट की कई कैटेगरी में डेली लिमिट 2 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी है। इस फैसले से बीमा, निवेश और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसे बड़े लेन देन भी यूपीआई के जरिए किए जा सकेंगे। कैपिटल मार्केट में निवेश और इंश्योरेंस प्रीमियम भुगतान की लिमिट 2 लाख से बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए कर दी गई है। हालांकि एक दिन में अधिकतम 10 लाख रुपए तक की भुगतान हो सकेगा। सरकारी ई मार्केट प्लस पर अब प्रति लेन देन 5 लाख रुपए तक भुगतान की सुविधा होगी। पहले ये सीमा सिर्फ 1 लाख रुपए थी। इसमें टैक्स पेमेंट और एडजस्ट मनी डिपॉजिट भी शामिल है। ट्रैवल सेक्टर में भी लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। यहाँ भी प्रतिदिन अधिकतम 10 लाख रुपए का भुगतान किया जा सकेगा। अब यूपीआई के जरिए क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान 5 लाख रुपए तक किया जा सकेगा। हालांकि यहाँ 24 घंटे में जो कुल लिमिट है वो 6 लाख रुपए निर्धारित की गई है। इसी तरह लोन और ईएमआई कलेक्शन के लिए भी 5 लाख रुपए प्रति ट्रांजैक्शन और 10 लाख रुपए प्रति दिन की सीमा लागू रहेगी। ज्वेलरी खरीद पर यूपीआई लिमिट अब 2 लाख रुपए और एक दिन में अधिकतम 6 लाख रुपए होगी। वहीं डिजिटल ऑनबोर्डिंग के जरिए टर्म डिपॉजिट जैसी बैंकिंग सेवाओं पर 5 लाख रुपए प्रति ट्रांजैक्शन और प्रतिदिन की सीमा तय की गई है। हालांकि पर्सन टू पर्सन यानी P2P पेमेंट की सीमा पहले की तरह 1 लाख रुपए प्रतिदिन ही रहेगी। और आइए बात कर लेते हैं जीएसटी सुधारों की। देश में टैक्स व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने जीएसटी दरों में व्यापक कटौती की है। पहले 12% जीएसटी स्लैब में आने वाले करीब 99% सामान अब 5% जीएसटी स्लैब में ला दिए गए हैं। इस सुधार से आम जनता को सीधे राहत मिलने वाली है। रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें जैसे कि किराना का सामान, पैकेज फूड, घरेलू सामान, हस्तशिल्प समेत 350 से अधिक वस्तुओं पर टैक्स कम होने से महंगाई कम होगी। जीएसटी में की गई राहत को लेकर बिहार की आम जनता और व्यापारियों में खुशी का माहौल है। लोग खासकर बीमा और चिकित्सा क्षेत्र में जीएसटी में की गई कटौती का स्वागत कर रहे हैं और सरकार को बधाई भी दे रहे हैं। ये बड़ा क्लियर है कि जो एक तो बहुत जटिल प्रक्रिया थी, 4 स्लैब थे, उसको 2 स्लैब में किया गया है। और ये बजट को हम लोग एक दूसरे तरीके से भी जीएसटी रिफॉर्म को ऐसे देख रहे हैं कि ये एक आम जनों और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए है। तो फेस्टिव सीजन, खास करके दिवाली, दशहरा और बिहार के लिए तो छठ की भी जो पर्व होती है, बहुत बड़ी पर्व होती है, इसमें बहुत सारे लोग खरीदारी करते हैं और इसका सीधा असर, बिकॉज बहुत सारे आप टैक्स देखें कि 5% से 0% पे किया गया है, जो 18% थे वो 5% पे आ गए हैं। रोजमर्रे की वस्तुओं के लिए और मध्यम और आम जनों के लिए ये एक बहुत ही बड़ा तोहफा होगा। 15 अगस्त को हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की थी कि वो जीएसटी की दरों में काफी बदलाव लाने वाले हैं और आने वाला जो फेस्टिव सीजन होगा वो जनता के लिए बहुत ही सुखद होगा। देखिए, अमूमन 400 वस्तुओं पर जीएसटी की दर कम की गई है। तो ऐसी बहुत सी वस्तुएं जो कि सामान्य रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली वस्तुएं थी, उस पे टैक्स के दर को घटा के या तो 5% कर दिया गया या उस पे शून्य कर दिया गया, जिससे कि सामान्य जनता को प्रतिदिन की जो उनकी जो बचत है, प्रतिदिन की जो खरीद है, उसमें उनको बचत स्पष्ट रूप से दिखेगी। जीएसटी के दर कम होने से आम लोगों की जो रोज वाला सामान है उसको खरीदने में उनको जो भी पैसा की बचत हो रही है, जिससे उनकी जेब भर रही है, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं। और नई खबरों में आगे बढ़ते हैं। आप बता दें, दोहा की राजधानी कतर में आज से अरब इस्लामिक समिट हो रही है, जिसमें 50 से ज्यादा मुस्लिम देश शामिल होने वाले हैं।
ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब इजराइल ने मंगलवार को कतर पर हवाई हमला कर हमास के वरिष्ठ नेताओं की हत्या करने की कोशिश की थी। इस हमले के बाद अरब देशों के साथ साथ अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने भी निंदा की है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल थानी ने न्यूयॉर्क में ट्रंप से मुलाकात के बाद कहा कि कतर इस हमले का सामूहिक जवाब देगा जिसने पूरे क्षेत्र को खतरे में डाल दिया है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर की सरकार को चेतावनी दी कि या तो हमास नेताओं को वहां से निकालो या उन्हें न्याय के कटघरे में लाओ, क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे तो हम करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह रूस पर प्रतिबंध लगाने को तैयार हैं, लेकिन यूरोप को भी अमेरिका जैसा सख्त रुख अपनाना होगा। उन्होंने मीडिया से बातचीत में स्पष्ट किया कि यूरोप अभी भी रूस से तेल खरीद रहा है। मैं नहीं चाहता कि वे तेल खरीदें। उन्होंने मीडिया से बातचीत में स्पष्ट किया कि यूरोप अभी भी रूस से तेल खरीद रहा है। मैं नहीं चाहता कि वे ऐसा करें। जो प्रतिबंध यूरोप लगा रहा है वह पर्याप्त नहीं है। मैं तो प्रतिबंध लगाने को तैयार हूं, लेकिन यूरोप को अपने प्रतिबंध अमेरिका के अनुरूप सख्त करने होंगे। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मुलाकात अपेक्षाकृत जल्द ही होगी और इसमें वो भी शामिल होंगे। और बात खेल जगत से, एशिया कप के छठे मैच में कल भारत ने अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंद दिया। दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत पाकिस्तान टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 127 रन के स्कोर पर ढेर हो गई। भारत के लिए कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए, अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह ने 2-2 विकेट चटकाए। वहीं हार्दिक पांड्या और वरुण चक्रवर्ती ने 1-1 विकेट लिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने 15.5 ओवर में सिर्फ 3 विकेट पर 131 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मामूली लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 25 गेंदें शेष रहते ही जीत हासिल कर ली। भारत की ओर से विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 13 गेंद पर 31 रन और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने नाबाद 47 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ ग्रुप ए में शीर्ष पर काबिज भारत के 2 मैचों में 4 अंक हो चुके हैं। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम की अगर बात की जाए तो महिला हॉकी एशिया कप में रजत पदक जीतने में टीम ने कामयाबी पाई है। फाइनल में भारतीय हॉकी टीम का सामना चीन की महिला हॉकी टीम के साथ हुआ। चीन की टीम ने मुकाबले में 4-1 से जीत दर्ज की। भारत की ओर से एकमात्र गोल नवनीत कौर ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला हॉकी टीम को एशिया कप में रजत पदक जीतने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि हमारी भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में रजत पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। उन्हें बधाई। उनका दृढ़ संकल्प और टीम भावना अद्भुत है। आने वाले समय के लिए उन्हें शुभकामनाएं। और लिवरपूल में जारी विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय टीम को दूसरा स्वर्ण पदक हासिल हुआ है। भारत की मीनाक्षी हुड्डा ने महिलाओं के 48 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई। मीनाक्षी ने फाइनल में कजाकिस्तान की अनुभवी मुक्केबाज नजीम को 4-1 से मात दी। इससे पहले भारत की जैस्मिन ने 57 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। वहीं नुपुर ने रजत और पूजा रानी ने कांस्य पदक जीतने में कामयाबी पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर मीनाक्षी हुड्डा को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। लिवरपूल में आयोजित 2025 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मीनाक्षी के शानदार प्रदर्शन पर गर्व है। उन्होंने 48 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। उनकी सफलता और दृढ़ संकल्प भारतीय एथलीटों के लिए बेहद प्रेरणादायक है। उनके आगामी प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं। और आपको बता दें, आज दूरदर्शन का स्थापना दिवस है। 15 सितंबर 1959 के दिन भारत के लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन की स्थापना हुई थी। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आज ही के दिन ऑल इंडिया रेडियो द्वारा स्थापित देश के पहले टेलीविज़न स्टेशन का उद्घाटन किया था। शुरुआत में दूरदर्शन पर कुछ देर के लिए कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता था। ऑल इंडिया रेडियो के हिस्से के रूप में दैनिक प्रसारण की नियमित शुरुआत साल 1965 में हुई थी। साल 1982 में मुंबई और अमृतसर तक इस सेवा का विस्तार किया गया, जो आज के समय में दूरदराज के गाँव तक पहुँच गया है। पहले दूरदर्शन ब्लैक एंड व्हाइट था, लेकिन साल 1982 में दूरदर्शन का स्वरूप रंगीन हुआ। 1980 के दशक में हर घर की रौनक दूरदर्शन बन गया था। आज के समय में दूरदर्शन पर 24 घंटे अलग अलग कार्यक्रम प्रसारित होते हैं।
तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़।